नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री की किताब का तीसरा चैप्टर चल रहा है और उसका पार्ट 2 है ये। यहाँ पे जहाँ पे पहले हमने लेक्चर को ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक आयरलैंड की जो पुअरेस्ट पीजेंट्स थे ना, ये पोटैटोस पे काफ़ी डिपेंडेंट हो गए थे। पोटैटो एक हम्बल क्रॉप थी। हम्बल क्रॉप कहने का मतलब है कि गरीब आदमी का खाना था ये। गरीब लोग पोटैटो जैसी क्रॉप्स को अफोर्ड कर पाते थे। गरीब लोग मीट या पोल्ट्री या एग्स जैसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो मीट और एग्स को क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते थे, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो आप देखोगे कि मिड 1840s में जब डिजीजेस ने आयरलैंड में पोटैटो की क्रॉप को बर्बाद कर दिया तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मर गए। यहाँ पे देखिए इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है। एक बच्चा है, एक लेडी है, यहाँ पे एक बच्ची बैठी रो रही है। ये लोग जमीन खोद रहे हैं और जमीन खोद के पोटैटो ढूंढ रहे हैं। आपको पता है कि पोटैटो रूट्स में ग्रो करता है, तो आपको जमीन खोद के पोटैटो बाहर निकालना पड़ता है। अब ये एक ऐसी जमीन से पोटैटो खोद रहे हैं जो ऑलरेडी हार्वेस्ट की जा चुकी है। मतलब ये इस उम्मीद में जमीन को खोद रहे हैं कि शायद कुछ पोटैटो हार्वेस्ट ना किए गए हों और हमको मिल जाए। इस फोटो का नाम है आयरिश पोटैटो फोमिन। इसको लंदन न्यूज 1949 में दिखाया गया था। तो ये हंग्री चिल्ड्रन आपको पोटैटोज डिग करते हुए दिख जाएंगे, इस उम्मीद में कि शायद हार्वेस्टेशन के दौरान कुछ पोटैटोज मिस हो गए हों तो वो हमको मिल जाए। आप कह सकते हो कि जो ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमिन थी 1845 से 49 में, इसमें 10 लाख लोग स्टारवेशन की वजह से मर गए आयरलैंड में। और बहुत सारे लोग जब खाना नहीं मिला उनको, तो उनको समझ में आया कि यहाँ से छोड़ के कहीं और चलते हैं, एमिग्रेट कर जाते हैं। एमिग्रेशन इस समय पे बहुत हुआ। बहुत सारे लोग जिन जगहों पे वो रहते थे छोड़ के दूसरी जगहों पे जाने लगे, क्योंकि वहां पे रहेंगे तो स्टारवेशन, गरीबी और मौत ही सामने नजर आएगी। तो इनको लगा कि इससे बेटर है कि कहीं और चलते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। आप देखोगे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंकली ग्रेटली इन द 16th century आफ्टर यूरोपियन sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि अगर ये समुंदर है तो ये इंडिया है, ठीक है, सॉरी, और ये यूरोप। थोड़ा सा मैप अलग करता हूँ। मान लीजिए यहाँ यूरोप है, यहाँ पे है इंडिया, और यहाँ पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। अभी यूरोप से लोग वेस्टर्न तरफ भी निकले, ईस्टर्न तरफ भी निकले। ईस्टर्न तरफ वो इंडिया पहुंच गए, अफ्रीका को पूरा नीचे की तरफ से ट्रैवर्स करते हुए मेडिटेरियन सी के थ्रू भी निकले, और वेस्टर्न में वो अटलांटिक ओशन को पार करते हुए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी पहुंचे। तो ये जो इंडियन ओशन का इलाका था काफी बस्टलिंग था ये ट्रेड के साथ। गुड्स, पीपल्स, नॉलेज, कस्टम्स सब कुछ मूव हो रहे थे, और कहीं ना कहीं यूरोपियंस ने इंडियन ओशन के ट्रेड को अपने फेवर में डाइवर्ट किया। ये मैंने आपको बताया था। अमेरिका एक ऐसी जगह थी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन तीनों इस चीज में आते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आइसोलेशन में था। लेकिन इसका आइसोलेशन का पीरियड खत्म हो गया जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको सर्च कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लैंड्स को, उनकी क्रॉप्स को, उनके मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया गया यूरोप की प्रोग्रेस के लिए। प्रीसियस मेटल्स, आप पेरू और मैक्सिको नाम की जो कंट्रीज हैं वहां पे माइंस की खदानें की गई, वहां से सिल्वर को खोदा गया और इंपॉर्टेंट और प्रेशियस मेटल्स को खोदा गया, और इन मेटल्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूज करके यूरोप की वेल्थ यहाँ पे बढ़ेगी। और धीरे धीरे देखोगे एशिया के साथ जो ट्रेड होगा वो भी बढ़ेगा। एशिया के साथ ट्रेड करने में ठीक ठाक पैसा खत्म करना पड़ता है। देखिए, ट्रेड एकदम से शुरू नहीं होता है, भले ही वो एग्रीकल्चरल चीज़ों का ट्रेड हो, उसमें बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती हैं ये भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। 17th सेंचुरी के अगर यूरोप की कुछ किताबें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय का जो साउथ अमेरिका था ना, वो अपनी वेल्थ के लिए फेमस था, अपनी दौलत के लिए फेमस था। एल डोराडो नाम की जो सिटी है, इसके लिए बहुत से एक्सपेडिशंस भेजे गए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि एल डोराडो वाज द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। यहाँ बहुत सारा गोल्ड मिलता है, इसलिए बहुत से एक्सपेडिशंस एल डोराडो भेजे गए। उसके आगे अगर आप देखो तो पोर्तुगीज और स्पेनिश, मतलब ये दोनों यूरोपियन पावर्स ने कहीं ना कहीं अमेरिका में कब्जा किया, अमेरिका को कॉलोनाइज किया बाई मिड 16th सेंचुरी। अब आप देखिए, जब ये यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पहुंचे तो वहां पे इंडिजीनियस लोग पहले से रह रहे थे। तो क्या वो इंडिजीनियस लोग पसंद करेंगे कि बाहर वाले आके उनके इलाके में रहें? ऑब्वियसली बात है, वो पसंद नहीं करेंगे, तो वो इनको रेजिस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम थी, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट सिर्फ सुपीरियर फायर पावर के दम पे नहीं हुआ है, एक और बहुत बड़ी पावर थी, और वो थी बायोलॉजिकल पावर। ये जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे, ये जो पोर्तुगीज कॉन्करर थे, ये अपने साथ
बीमारियां लेके आए थे, जर्म्स लेके आए थे, और इनकी खुद की बॉडी इन जर्म्स से, स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज से इम्यून हो चुकी थी। लेकिन ये जो अमेरिका की इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी, चाहे वो कैरेबियन की हो, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की हो, ये बहुत लंबे समय से आइसोलेशन में रह रहे थे। इनकी बॉडी अभी जर्म्स के प्रति इम्यून नहीं हुई थी। तो जैसे ये स्पेनिश और पोर्तुगीज कॉन्करर्स अमेरिका पहुंचे, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे ये बीमार पड़ने लगे। इनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी यूरोप से आई हुई डिजीजेस के अगेंस्ट। स्मॉल पॉक्स से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बढ़ने लगे। पूरे साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैलने लगा। यूरोपियंस के वहां पहुंचने के बाद यूरोपियंस से को इनसे बहुत कम लड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के लोग तो बीमारियों से ही मर गए। यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर। जॉन विनथॉप, जो कि पहले गवर्नर थे मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के न्यू इंग्लैंड में, इन्होंने मई 1634 में लिखा कि जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी ना, ये कॉलोनिस्ट के लिए एक गॉड की ब्लेसिंग थी। यानी यूरोप से कॉलोनिस्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कॉलोनीज के ऊपर कब्जा करने जा रहे थे, उनकी ब्लेसिंग्स थी। क्योंकि अगर वो लोग हेल्दी रहते तो कहीं ना कहीं वो यूरोपियंस को पुश बैक करते। यूरोपियंस जो फायर पावर लेके आ रहे हैं, जो बंदूकें लेके जा रहे हैं, उन बंदूकों को छीन के यूरोपियंस की तरफ घुमाया जा सकता है, लेकिन बीमारियों का क्या करोगे? उस बीमारी से, स्मॉल पॉक्स से, जर्म से ये यूरोपियंस तो वैसे ही इम्यून हो चुके हैं, लेकिन ये नेटिव अमेरिकन बीमार होने लगे, मरने लगे। क्योंकि गन्स को तो कैप्चर किया जा सकता है और इन्वेडर के खिलाफ घुमाया जा सकता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज के प्रति तो इम्यूनिटी चाहिए, और इम्यूनिटी कई सालों में डेवलप होती है। तो ये जो इम्यूनिटी थी वो पोर्तुगीज और स्पेनिश और दूसरे यूरोपियन कॉन्करर्स में डेवलप हो चुकी थी, नेटिव अमेरिकन में डेवलप नहीं थी यहाँ पे। ठीक है। फिर अगर आप बात करो यूरोप की, तो 19th सेंचुरी की यूरोप में पॉवर्टी, गरीबी और भुखमरी ये बहुत कॉमन थी। सिटीज बहुत क्राउडेड थी और डेडली डिजीजेस फैल रहे थे। जो लोग डिजीजेस से झेल ले जाती थी जिनकी इम्यूनिटी, वो जिंदा बच जाते थे, बाकी मर जाते थे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन थे यहाँ पे। चर्च की अथॉरिटी को ऑब्वियसली बात है, जो लोग अपोज करेंगे तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। रिलीजियस डिसेंटर्स को यहाँ पे परसिक्यूट किया जाता था। जो चर्च की अथॉरिटी को आप कह सकते हो डिस्प्यूट करता था, उसको मार देते थे। डिसेंटर का मतलब क्या होता है? डिसेंटर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को ना माने। हजारों की तादाद में लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका भाग गए। फिर आप यहाँ पे देखोगे, बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशंस वर्क बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वर गोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। आप देखोगे कि स्लेव्स को कैप्चर किया जाता था। 18वीं शताब्दी तक स्लेव ट्रेड चल रहा था। अफ्रीका से स्लेव्स को पकड़ा जाता था, उन स्लेव्स को प्लांटेशन में लेके आया जाता था। ये प्लांटेशंस कहाँ सेटअप की गई थी? ये अमेरिका में सेटअप की गई थी। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सी प्लांटेशंस थी, साउथ अमेरिका में बहुत सी प्लांटेशंस थी। इन प्लांटेशंस पे स्लेव्स जो को लेके जाया जाता था। ये स्लेव्स कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीका से लाए जाते थे। आज की डेट में यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, ये जो ब्लैक पॉपुलेशन आपको दिखती है, इनके पूर्वज वही अफ्रीकन हैं जिनको एज स्लेव्स अफ्रीका से लेके प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए नॉर्थ अमेरिका में लाया गया था। ठीक है ना? तो भाई कॉटन, कपास और शुगर पैदा करना है यूरोपियन मार्केट्स के लिए, तो इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पे बेचना है आपको कपास और शुगर। लेकिन ये प्लांटेशन कहाँ हो रही है? ये हो रही अमेरिका की जमीन पे। और कर कौन रहा है? हल कौन चला रहा है? मेहनत कौन कर रहा है? तो अफ्रीका से लाए गए स्लेव्स यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और इन स्लेव्स की हालत बहुत बुरी है। 12 ईयर्स एज अ स्लेव, अगर आपने मूवी देखी हो, जबरदस्त एक्टिंग की है हीरो ने, आप एक बार उस मूवी को देखिए जाके। ओके। फिर आप देखोगे 18th सेंचुरी तक आते आते दो देश बहुत अमीर थे, एक चाइना, इंडिया। ये दोनों देश बहुत ज्यादा अमीर थे। मैं तब उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय पे इंडिया अभी भी गुलाम नहीं बना था अंग्रेजों का। हालांकि अंग्रेज पहुंच चुके थे ट्रेड करने के लिए इंडिया में, बट किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पावर अभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई थी। तो एशियन ट्रेड में इंडिया चाइना का बोलबाला था। अब आप देखोगे कि 15th सेंचुरी में एक इवेंट देखा गया कि चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट करता गया, और जो ग्लोबल कनेक्शंस थे चाइना उनको कहीं ना कहीं सीवर करता गया। मैंने आपको बताया था ना कि जो सिल्क ट्रेड रूट था ये 15th सेंचुरी तक एक्टिव था। 15th सेंचुरी के बाद कहीं ना कहीं इस सिल्क ट्रेड रूट पे जो एक्टिविटी थी वो कम हो गई। चाइना का आइसोलेशन यहाँ पे शुरू हो गया। उसके बाद एक ट्रेंड देखा गया कि अगर आप बात करो ट्रेड की, तो ट्रेड में कहीं ना कहीं अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, क्योंकि अमेरिका के मार्केट्स खुल चुके थे। नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, इनका कॉलोनाइजेशन बहुत हायर स्टेजेस पे पहुंच चुका था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेड का सेंटर बन के उभरा यूरोप। इंडिया और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे। चाइना कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जा रहा था, और आगे आने वाले 200 सालों में इंडिया की जो इंपॉर्टेंस थी वर्ल्ड ट्रेड में, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से इंग्लैंड तोड़ेगा। और उस समय पे
यूरोप एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, ट्रेडिंग सेंटर की तरह उभरेगा। यहाँ पे आपको स्लेव ट्रेड का एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। न्यू ऑर्लियंस में यहाँ पे स्लेव्स को बेचा जा रहा है। यहाँ पे लेडीज स्लेव्स खड़ी हैं, 4 वुमेन आपको नजर आ रही। यहाँ पे 7 आदमी खड़े हुए हैं। इन 7 आदमियों को सूट बूट पहन के खड़ा किया गया है, प्रॉपर कैप्स पहन के खड़ा किया गया है। इन 7 आदमियों की विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये नहीं लग रहा होगा कि ये स्लेव्स हैं, बट जब भी स्लेव्स को बेचा जाता था उनको प्रॉपरली ड्रेस करके बेचा जाता था। ये जो वुमेन्स थी, इन वुमेन के साथ 2 बच्चियां भी खड़ी हैं, ये भी स्लेव ऑक्शन में खड़ी हैं। और सबसे दुख की बात ये है, जो कि मूवीज में भी दिखाया गया है, मार्मिक बात यहाँ पे ये है कि कभी कभी बच्चियों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। बच्चियों को कोई अलग मास्टर खरीद के ले जाता था, माँ बाप को कोई अलग मास्टर खरीद के ले जाता था। मतलब लिटरली इन लोगों की कोई अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी। इनको यहाँ पे खरीदा जा रहा है, इनको यहाँ पे बेचा जा रहा है, ये चल रहा है उस समय पे। और ये जो आदमी यहाँ पे खड़े आपको दिख रहे हैं, ये बायर्स हैं जो कि इन स्लेव्स को खरीद के लेके जाएंगे। फिर बात करते हैं 19वीं सेंचुरी, 1815 से लेकर 1814। 19वीं शताब्दी में दुनिया बहुत तेजी से बदली। आप देखोगे इसके लिए बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। इन सारे फैक्टर्स ने आपस में कॉम्प्लेक्स प्रकार से इंटरेक्शन किया और कहीं ना कहीं सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हुई। इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन सोसाइटीज के बदलने लगे। यहाँ पे 3 प्रकार के मूवमेंट्स या फिर कह लीजिए फ्लोज को आइडेंटिफाई किया गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा। इकोनॉमिस्ट ने इन बदलते कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज रिलेशंस को 3 प्रकार के मूवमेंट से दर्शाया है। पहले प्रकार का मूवमेंट है इज द फ्लो ऑफ ट्रेड। 19वीं शताब्दी में ट्रेड होता था, गुड्स का ट्रेड होता था, जिसमें आपका क्लॉथ ट्रेड किया जाता था, व्हीट, गेहूं, चावल और अलग अलग प्रकार की चीजें ट्रेड की जाती थी। तो ट्रेड में तीन प्रकार के मूवमेंट्स थे। पहले प्रकार का मूवमेंट था फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरे प्रकार का मूवमेंट था फ्लो ऑफ लेबर। तो माइग्रेशन, कुछ माइग्रेशन फोर्स्ड होता था, कुछ माइग्रेशन विलफुल होता था। विलफुल माइग्रेशन में सच में, अब जैसे कि आपने देखा कि आयरलैंड में पोटैटो का फेमिन आ गया, पोटैटो की क्रॉप्स बर्बाद हो गई, तो बहुत सारे लोग आयरलैंड छोड़ के किसी दूसरी जगह जाने लगे। उनको लगा कि कहीं और चलते हैं, वहां चल के अच्छा रहने खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, अच्छी लिविंग कंडीशंस मिल जाएंगी, तो लोग छोड़ के जाने लगे। ये हो गया विलफुल माइग्रेशन। एक होता है फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन मतलब कि अफ्रीका के कंट्रीज से कुछ स्लेव्स को पकड़ा गया, जबरदस्ती उनको शिपों में ठूसा गया और उनसे अमेरिका में स्लेव बना के प्लांटेशंस पे काम कराया जा रहा है। बट दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ लेबर। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो आप कह सकते हो आयरलैंड से लोग एमिग्रेट कर रहे थे, वो भी एक प्रकार का फोर्स्ड माइग्रेशन ही था। क्योंकि अगर वो अपने घर पे रहना भी चाहे तो वो रह नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ना उनके पास खाने के लिए है ना पीने के लिए कुछ है, तो मजबूरी में जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो कोई जबरदस्ती ढकेल नहीं रहा है, बट जाना पड़ रहा है क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इनडायरेक्टली फोर्स्ड कह सकते हो आप। फिर इन 2 मूवमेंट्स के अलावा एक तीसरे प्रकार का मूवमेंट था मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पैसे का मूवमेंट, ठीक है ना, पैसे का फ्लो। तो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट अपना पैसा किसी धंधे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल का मूवमेंट। तो भैया ट्रेड का मूवमेंट, दूसरा लेबर का मूवमेंट, तीसरा कैपिटल का मूवमेंट। इन तीनों मूवमेंट्स के एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो तीनों के तीनों मूवमेंट्स थे वो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते थे, सोसाइटी की लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे, एक देश की इकोनॉमी किस प्रकार से काम करेगी इसको अफेक्ट कर रहे थे। कभी कभी ये इंटरकनेक्शंस टूट भी जाते थे। इनमें एक रिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा था, वो था लेबर माइग्रेशन। लेबर का माइग्रेशन हमेशा इतना आसान नहीं था। जब अमेरिका डेवलप कर रहा था तो इंग्लैंड में एक लहर सी आई थी कि भाई अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में बेटर लिविंग अपॉर्चुनिटीज है। बट क्या सब लोग जाके अमेरिका में सेटल हो पाए? नहीं, बहुत कम लोग जाके सेटल हो पाए। तो जितनी आसानी से गुड्स ट्रेड और कैपिटल फ्लो करता था, उतनी आसानी से लेबर माइग्रेशन नहीं हो पा रहा था। अब इस वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग थोड़ा चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन को भी देखते हैं। इंडस्ट्रियल यूरोप में फूड का कंजम्पशन किस प्रकार से होता था। ट्रेडिशनली अगर आप किसी भी कंट्री की बात करो तो वो कंट्री ये चाहेगी कि भाई फूड के प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंट रहें। और ब्रिटेन में भी यही इनिशियली थॉट प्रोसेस थी कि भाई कम से कम फूड को प्रोड्यूस करने में तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट रहें। लेकिन ब्रिटेन में एक प्रॉब्लम थी, ब्रिटेन के पास इलाका जो जमीन थी वो बहुत लिमिटेड थी। जो ट्रेडिशनल ब्रिटेन है, वैसे तो उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है, बट जो उनकी मेन इलाका था आयरलैंड, स्कॉटलैंड, और जो उनका मेन लैंड है ब्रिटेन का, वहां पे अगर एक लिमिट से ज्यादा आप सेल्फ सफिशिएंसी करोगे तो लोअर स्टैंडर्ड्स और सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कैसे इस बात को देखते हैं। लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई।
अब जब आबादी ज़्यादा है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, तो उसके चलते अर्बन सेंटर्स भी ब्रिटेन में एक्सपेंड कर रहे थे, उनकी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ग्रो कर रही थी, क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो दाम ऊपर जाएंगे। समझ गया बात को? अब जो लोकल एग्रीकल्चरल ग्रुप्स थे ब्रिटेन के, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के कॉर्न के यानी मक्के के इंपोर्ट को बंद कर दिया। यूरोपियन फूड में और अमेरिकन फूड में मक्का बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मेज बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कॉर्न बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर इनके इंपोर्ट को आप बंद करवा दोगे, मतलब आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना होना चाहिए कि लोग खा पी सके। लेकिन अब आप देखोगे कि इंग्लैंड में खाने पीने की कमी होने लगेगी, जो हाई फूड प्राइसेस होने लगेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों के पास खाने को पैसा नहीं होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी एक समय के बाद लगेगा कि भाई अब तो ज़रूरत से ज़्यादा फूड के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब ये जो कॉर्न लॉज हैं, ये कॉर्न लॉज तो अगेंस्ट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जनता ने मिलकर इन कॉर्न लॉज को एबॉलिश करवा दिया। यानी पहले ब्रिटेन के ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शन थी कि आप खाना इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन अब हटा दी गई। अब जैसे ये कॉर्न लॉज को स्क्रैप किया गया, आप देखोगे कि ब्रिटेन के अंदर फूड का इंपोर्ट होना शुरू हो गया। एक ट्रेंड देखा गया कि जब ब्रिटेन के अंदर फूड इंपोर्ट किया गया ना, तो ब्रिटेन को ये लगा कि जितने पैसा हमको फूड को अपने यहाँ पे उगाने में लग रहा है, उससे कम पैसे में तो हम लोग फूड को अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं, तो हम क्यों उगाएं, हम इंपोर्ट ना कर लें। तो ब्रिटेन एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में, अपनी फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में बहुत सारा खाना अपने देश के अंदर इंपोर्ट करने लगा। और जब बहुत सारा खाना इंपोर्ट होने लगा, तो जो इंपोर्टेड खाना था वो था चीप, और ब्रिटेन के अंदर एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा था वो था महंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमी में कोई चीज सस्ती मिलने लगेगी तो लोग सस्ती चीजें ही खरीदेंगे। आप इंडिया में भी देख लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बवाल हुआ, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन तब भी लोग आप 10 या 1+8 जो भी नए मॉडल आ रहे हैं उनको खरीदना नहीं छोड़ रहे हैं, भले वो चाइना के मॉडल से। क्यों? क्योंकि अच्छे हैं और सस्ते हैं। तो इकोनॉमी बेसिक रीजनिंग के ऊपर कभी कभी भारी पड़ जाती है, और यही चीज उस समय पे ब्रिटेन में भी हो रही थी। तो ब्रिटेन में लोगों ने जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट्स थे उनको कंज्यूम नहीं किया, चूंकि वो महंगे थे। बाहर से जो फूड इंपोर्ट होकर आ रहे थे ब्रिटेन के अंदर, उनको खरीदा चूंकि वो सस्ते थे। ठीक है, तो यहां पे जो ब्रिटेन की डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, वो आप कह सकते हो बर्बाद होने लगी। हजारों की तादाद में मेन और वुमेन यहां पे जॉबलेस हो गए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हो गया। ज्यादातर ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरी होने लगी, ब्रिटेन के अंदर कोई खेतों में पैदावार हो नहीं रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो बहुत सारे मेन और वुमेन जॉबलेस हो गए, वो सिटीज में आ गए, ओवरफ्लॉक होने लगी सिटीज में। ब्रिटेन में एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा। प्लस आप देखोगे फूड के दाम बढ़ रहे थे, तो ब्रिटेन में कंजम्पशन बढ़ रहा था। अब यहां पे आप देखिए, जो मिड 19th सेंचुरी का समय था, उस समय पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चलते जो टॉप क्लास के लोग थे उन्होंने पैसा कमाया, और जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में आके लेबर काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत पैसा उनको मिला। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनके खाने पीने की रिक्वायरमेंट पूरे होने लगी, थोड़े बहुत फूड के इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब तबका था ब्रिटेन का, वो अब भी बहुत परेशान था। अब साफ बात यहां पे ये थी, ब्रिटेन में खुद का खाना प्रोड्यूस हो नहीं रहा था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नीचे जा रही थी, और बाहर की दुनिया में जो कंट्रीज थी जैसे कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लैंड्स क्लियर कराए जा रहे थे। ठीक है, जमीनें खाली करवाई जानी थी, और उन जमीनों पे फूड प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जा रहा था, ताकि जो भी एग्रीकल्चर फूड यहाँ पे पैदावार होगी उसको भर के हम कहाँ पे भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे, वहां पे बिक जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में खुद का एग्रीकल्चर तो हो नहीं रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, जब भी आप किसी लैंड को क्लियर करके एग्रीकल्चर के लिए तैयार होते हो, तो सिर्फ आपको लैंड क्लियर नहीं करना है। अब इंग्लैंड के अंदर आप समझ लीजिए एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, इंग्लैंड के बाहर एग्रीकल्चर हो रहा है। तो रशिया में अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, रशिया के किसी इंटीरियर इलाके में, तो जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को पैदा किया जाएगा, उस जगह से रेलवेज बनानी पड़ेंगी पोर्ट्स तक, ताकि जो भी क्रॉप आप पैदा कर रहे हो उसको पहले आप पोर्ट तक पहुंचा सको। पोर्ट में पहुंचने के बाद शिप्स में उन क्रॉप्स को लोड किया जाएगा, और फिर उन शिप को इंग्लैंड भेजा जाएगा। इंग्लैंड में फिर उस क्रॉप को उतारा जाएगा, और इंग्लैंड के इंटीरियर इलाकों तक उन क्रॉप्स को पहुंचाया जाएगा थ्रू रेलवेज। तो आप समझिए, प्लस जिन एग्रीकल्चरल इलाकों को आप खाली करवा रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, वहां पे लोग भी चाहिए काम करने के लिए। तो हो सकता है जो डोमेस्टिक जनता हो वो इतनी क्वांटिटी में ना हो कि भाई वो वहां पे काम करे। तो आप समझिए, यहाँ पे मैन पावर की जरूरत है, यहाँ पे रेलवेज बनाने की जरूरत है, यहाँ पे पोर्ट्स बनाने की जरूरत है, और इन सब चीजों में लेबर तो चाहिए ही चाहिए,
कैपिटल भी चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसीलिए जब ब्रिटेन में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की इंपोर्ट्स बढ़ने लगे तो लंदन में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको समझ में आया कि जब हम लोग इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, बाहर जो भी हमारा खाना पैदा कर रहा है वहां पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लंदन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया बाहर। तो लंदन के फाइनेंशियल सेंटर से कैपिटल बाहर जाने लगा और वहां पे बाहर जाके कैपिटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता था और फिर उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंग्लैंड में और बाकी यूरोप में इंपोर्ट किया जाता था। और इस पूरे प्रोसेस में एक और चीज हुई, लेबर का माइग्रेशन बहुत हुआ। आप समझिए, अमेरिका की प्लांटेशन में काम करना हो, चाहे कैरेबियन की प्लांटेशन में काम करना हो, चाहे रशिया में काम करना हो, आपको लेबर तो ठूस के लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सस्ता लेबर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा पिक्टोरियल डिपिक्शन दिखाया गया है, एक शिप दिखाया गया है। शिप में देखिए किस भीड़ में लोग चढ़े हुए हैं, यहाँ बच्चे, औरतें, आदमी आपको सब नजर आ रहे हैं। ये एक एमिग्रेंट शिप है जो कि यूएस जा रहा है। 1869 में इंग्लैंड से ऐसे भर भर के शिप्स अमेरिका जाया करते थे, क्योंकि लोगों को, जो इंग्लैंड के गरीब लोग थे, उनको ये लगता था कि अमेरिका चलो, वहां पे बेटर लिविंग अपॉर्चुनिटीज हैं, इंग्लैंड में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो आप देखोगे कि 50 मिलियन लोग एमिग्रेट कर गए यूरोप से अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। उनको लगा कि अमेरिका में ज्यादा बेहतर लिविंग अपॉर्चुनिटीज है। आप देखोगे 15 करोड़ की आबादी लगभग अपने घर छोड़ के ओशंस क्रॉस करके बहुत दूर चली गई, इस उम्मीद में कि शायद अच्छा काम करने को मिलेगा। तो समझिए, ब्रिटेन में तो एग्रीकल्चर लैंड काम कर नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में दूसरी जगहों पे एग्रीकल्चर लैंड खाली कराए जा रहे हैं। कैपिटल लंदन से आ रहा है और यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है और इन एग्रीकल्चर प्लांटेशंस में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। तो इंग्लैंड से शिप भर भर के, आयरलैंड से शिप भर भर के लोग इन दूसरी जगहों पे जाने लगे, कई हजारों किलोमीटर पार करके, ताकि वहां पे शायद कुछ अच्छा काम, शायद कुछ अच्छे लिविंग कंडीशंस मिल जाए। क्योंकि अपने घर में तो जब काम नहीं मिलेगा तो इंसान मजबूरी में जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे आपको आयरिश इमिग्रेंट्स दिख रहे हैं जो कि आयरलैंड में शिप का इंतजार कर रहे हैं, उस शिप पे बैठ के ये दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाएंगे। माइकल फिट्जजेरल्ड ने 1874 में ये पिक्चर बनाई है। तो 1890 में ये जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी इंग्लैंड की, वो एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बदल गई थी और बहुत कॉम्प्लेक्स लेबर मूवमेंट पैटर्न्स देखने को मिले थे। कैपिटल फ्लो भी हो रहा था, टेक्नोलॉजिकल फ्लो भी हो रहा था और लेबर तो मूव कर ही रहा था। अब जो फूड था इंग्लैंड में जो कंज्यूम होता था, वो फूड इंग्लैंड के किसी गांव से नहीं आ रहा होता था, वो किसी हजारों मील दूर किसी दूसरे कंट्री के गांव में पैदा करके आ रहा होता था। ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर हजारों मील दूर गांव में जहां पे वो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें काम करने वाला लेबर अफ्रीका से आया हो या फिर इंग्लैंड से ही गया हो या कोई इंडिया का आदमी हो, ये एक अलग चीज है। लेकिन एक एग्रीकल्चरल वर्कर होगा जो कि हो सकता है कि वहां पे उसी समय पहुंचा हो एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। ओके, तो इन खाना को पहुंचाया कैसे जाता था? जिन जगहों पे खाना प्रोड्यूस होता था, पहले उनको रेलवेज में लोड करके पोर्ट तक ले जाया जाता था। जैसे कि अब मान लीजिए यूएसए में कोई जमीन है, वहां पे खाना प्रोड्यूस हुआ, उसको रेलवेज में लोड करके पोर्ट तक लेके गया, पोर्ट से फिर वो शिप में चढ़ाया जाएगा, शिप से वो लंदन पहुंचेगा, लंदन के हार्बर में पहुंचेगा, लंदन के हार्बर से उतरेगा और फिर वो लोगों के पास लंदन के मार्केट्स में पहुंचेगा बिकने के लिए। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न था। इस पैटर्न को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए था और जो बड़े बड़े लंदन के कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से खूब पैसा उठाया था, इन्होंने इस पूरी एक्टिविटी को यहाँ पे फाइनेंस किया। इन शिप्स को और रेलवे को कौन लोग चलाते थे? तो जो लो पेड वर्कर्स होते थे साउदर्न यूरोप के, एशिया के, अफ्रीका के, कैरिबियन के, इन शिप्स को, इन रेलवेज को ये लोग चलाते थे। और कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी इंडिया में भी देखने को मिली। वेस्ट पंजाब में जो ब्रिटिश सरकार थी इंडिया में, जिसका जोर था इंडिया में, जो इंडिया के ऊपर राज कर रही थी, उसने जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वहां पे बहुत सारी इरिगेशन कैनाल्स बनाई, ताकि जो डेजर्ट टाइप का लैंड है उसको फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में बदला जा सके, जहां पे गेहूं और कपास उगाया जा सके। इनको बोला गया कैनाल कॉलोनीज। ठीक है ना? कैनाल कॉलोनीज क्यों बोला गया? क्योंकि नई कैनाल कार्व करके इन इलाकों को पानी प्रोवाइड किया गया ताकि यहां पे एग्रीकल्चरल किया जा सके। ठीक है? और फूड तो यहां पे बस एक एग्जांपल है। ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए भी रॉ मटेरियल दूसरी जगहों पे उगाया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉटन की बात करो, तो ब्रिटेन की जो गारमेंट इंडस्ट्री थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसमें इनपुट क्या चाहिए होगा? कॉटन चाहिए होगा। तो इस कॉटन के प्लांटेशंस भी इंडिया में और बाकी कंट्रीज में बनाए गए। तो आप देखोगे दुनिया भर में
1820 से लेकर 1914 तक का अगर आप टाइम देखिए तो वर्ल्ड ट्रेड 25 से 40 गुना बढ़ा, यानी 2400% से 3900% तक यहां पे ट्रेड बढ़ा, जिसमें से 60% ट्रेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब कपास, गेहूं, मक्का, कोल, इस प्रकार की चीजें, यानी प्राइमरी सेक्टर की चीजें, क्योंकि उस समय पे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ था। सेकेंडरी सेक्टर ऑब्वियसली बात है, देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जो इनपुट होगा वो प्राइमरी सेक्टर की चीज होगी। अभी आपको अगर मान लीजिए स्टील बनाना है तो स्टील बनाने के लिए जो इनपुट डालोगे वो तो कोयला ही डालोगे ना आप। ओके, कोयला डालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे, लाइमस्टोन डालोगे, तो लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कोयला, ये सब तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो जो ट्रेड हो रहा था उस समय पे 60% ट्रेड प्राइमरी सेक्टर का था, समझ गए। और इन सब चीजों में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को खंगालना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ्स, ये कुछ ऐसे इन्वेंशंस थे जो इन्वेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन इन्वेंशंस के बिना ये जो ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी की दुनिया सामने आ रही थी ये पॉसिबल नहीं थी। और ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए थे इनके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। सोशल फैक्टर्स बोल लीजिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स बोल लीजिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स बोल लीजिए। और इन सारे फैक्टर्स के बारे में हमने अभी अभी बात की। सोशल फैक्टर्स थोड़े लिमिटेड डिस्कस किए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने अभी बहुत डिस्कस किए। इनके एग्जांपल्स देखे जाएं तो भाई कोलोनाइजेशन के चलते नए इन्वेस्टमेंट्स आए और इंप्रूवमेंट आए ट्रांसपोर्ट में। अभी कोलोनाइजेशन में अगर आप किसी दूसरे की जमीन पर जाके कब्जा करोगे तो वहां पे नए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करोगे, तो तेज रेलवेज बनाओगे, उन रेलवेज में जो कैरी करने वाले जो ब्लॉक्स हैं, वैगन्स हैं, वो हल्के होंगे। बड़े बड़े शिप्स बनाओगे जिससे आप फूड को जल्दी एक्सपोर्ट कर सको। बड़े बड़े आप ट्रेन्स बनाएंगे जिससे आराम से वो फूड मार्केट तक पहुंच सके। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मीट के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पे आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है स्मिथफील्ड क्लब कैटल शो का, लंदन का ये पिक्चर है। यहाँ पे कैटल को फेयर्स पे खरीदा बेचा जाता था, फार्मर्स अपनी कैटल को लाके बेचते थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट्स है लंदन का, स्मिथफील्ड में था ये। और ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्मिथफील्ड मार्केट था ये रेलवेज के साथ जुड़ा हुआ था, और लंदन में और पूरे देश में, इंग्लैंड में उस समय पे जितने भी मीट सप्लाइंग सेंटर्स थे वहां पे मीट इस पर्टिकुलर स्मिथफील्ड क्लब कैटल मार्केट से जाया करता था। मीट का ट्रेड यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 1970s तक की बात की जाए, 1870s तक की सॉरी, तो 1870s तक ऐसा होता था कि अमेरिका से ये जितने भी जानवर होते थे जिनके मीट को खाया जाता था यूरोप में, इन जानवर को शिप्स में भरा जाता था, इन जानवरों को यूरोप में लेके आया जाता था। यूरोप में इन जानवरों को स्लॉटर किया जाता था, काटा जाता था और फिर बेचा जाता था खाने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, शिप की जर्नी डेंजरस होती है, तो बहुत सारे जानवर जर्नी के दौरान बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे, उनका वेट लूज हो जाता था, या उनको ऐसी कोई बीमारी हो जाती थी कि आप उनको फिर काट के हेल्दीली खा नहीं सकते। तो भाई इस प्रकार से जब मीट अमेरिका से यूरोप पहुंचता था तो वो बहुत महंगा बिकता था, क्योंकि बहुत सारे जो जानवर थे वो तो रास्ते में मर जाते थे। तो मीट इतना ज्यादा महंगा हो जाता था कि जो गरीब तबका था यूरोप का, इंग्लैंड का, वो तो मीट खा ही नहीं सकता था। जो अमीर तबका था वो एक बार को फिर भी खा सकता था। जब तक एक नई टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक ये चीजें कहीं ना कहीं परेशानी रही। एक नई टेक्नोलॉजी आई रेफ्रिजरेटेड शिप्स की। रेफ्रिजरेटेड शिप्स में आपको पता है कि जो मीट प्रोडक्ट्स हैं वो खराब नहीं होते। तो अब क्या किया जाता था कि अमेरिका में ही इन जानवरों को काट दिया जाता था और उनके मीट को रेफ्रिजरेशन में रख के फिर लेके आया जाता था यूरोप तक, तो वो खराब नहीं होते थे। अब जब इस मीट को अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से रेफ्रिजरेटेड शिप्स में पहुंचाया जाता था यूरोप तक, तब वो खराब नहीं होते थे। जब वो खराब नहीं होते थे तो इनकी शिपिंग कॉस्ट कम हो जाती थी, और उसके बाद यूरोप में भी मीट के प्राइसेस कम हुए। जब मीट के प्राइसेस कम हुए तो जो गरीब तबका था यूरोप का, ठीक है ना, इंग्लैंड का, वो ब्रेड और पोटैटो से आगे बढ़ पाया और वो कहीं ना कहीं मीट और एग जैसी चीजों को भी खा पाया, बटर जैसी चीजों को भी खा पाया। क्योंकि गरीब तबका पहले केवल ब्रेड और पोटैटो ही अफोर्ड कर सकता था, मीट अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार के जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए तो यूरोप में जो लिविंग कंडीशंस थी वो थोड़ी बेहतर होने लगी, सोशल पीस आने लगा। लेकिन इस कॉलोनियलिज्म की प्रक्रिया ने इंग्लैंड के अंदर तो चीजें अच्छी कर दी, लेकिन इंग्लैंड ने जिन कॉलोनीज के ऊपर कब्जा किया वहां हालात बहुत खराब होने लगे। उन हालातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस चैप्टर के आगे की जो वीडियोस में कवर करूंगा उसमें टेकअप करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीट की पोटलियां शिप पे लोड की जा रही हैं। चूंकि रेफ्रिजरेटेड था ये मीट, तो यहाँ पे आप काट के कर सकते थे। पहले पूरे के पूरे लाइव जानवरों को लेके आया जाता था और जानवरों को एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। जल्दी ही दूसरी वीडियो में आपसे मिलूंगा। गुड बाय।